अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है आवाज़। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। और मैंने आपको होस्ट बना दिया, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। जी सर। हम जल्दी से कोई जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिकैप करके क्विकली जो है ना, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जी सर। ओके। लेट मी शेयर माय प्रीवियस प्रेजेंटेशन। मुझे जो शेयरिंग के राइट्स आपने दिए हैं, जी सर, आप शेयर कर सकते हैं। ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। मुझे दोबारा से राइट्स दीजिए, मेरे पास राइट्स नहीं आ रहा इसका। सर चेक करें, ऑप्शन तो खुला हुआ है मेरी तरफ से। मुझे अलाउ नहीं कर रहा वो। सर आप चेक करें। सर अब हो रही है शेयर आपकी स्क्रीन। ठीक है, ओके। ये हमारा लास्ट टाइम वाला लेक्चर ही है, जो हमने डिस्कस किया था। क्विकली इसको स्किप कर लेते हैं और उसके बाद विल टेक इट फर्दर इंशाल्लाह। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जिस चीज़ों को डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल नॉन फंक्शनल के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। फंक्शनल नॉन फंक्शनल की एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। जी सर। हमने नॉन फंक्शनल डिस्कस किए थे। हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थे वो किस तरह से हाई लेवल से लो डिटेल लेवल या लो लेवल के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद मस्ट हैव कुड हैव विच लिस्ट के ऊपर हमारा जिक्र हुआ था। यूजर इंटरफेस की बात हुई थी कि इजी क्विक इफेक्टिव एंड प्रोवाइडिंग होना चाहिए। स्ट्रीम्स की एग्जांपल हमने देखी थी। ठीक है, यूजर इंटरफेस के ऊपर हमारी खासी डिटेल डिस्कशंस रही थी। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के रोल पे हमारी बात हुई थी। ठीक है, लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी कि जो एसआरएस होता है, फाइनल एक डॉक्यूमेंट आपका बनता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो कि ले जा रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमने जिक्र किया था कि हम एलिसिटेशन वाला किस तरह से कर रहे होते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट हमारी डिस्कशन हुई थी। के अलावा हमारी डिस्कशंस हुई थी कि रिक्वायरमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आईडी और सब सारे मामला। और हमने इसके बाद ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन की थी। आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था ट्रेसिबिलिटी को देखने के लिए। उसके बाद प्री एंड पोस्ट ट्रेसिबिलिटी, चेंज इम्पैक्ट, कवरेज, प्रोजेक्ट स्टेटस एनालिसिस, इन चीज़ों पे जिक्र हुआ था। ट्रेसिबिलिटी की एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी थी। ट्रेसिबिलिटी ग्राफ किस तरह से बनता है उस पर बात हुई थी। लिस्ट किस तरह से बनती है, ये हमारी डिस्कशंस हुई थी। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है या यू थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं? सर आगे चलते हैं। ओके, आज हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 4 के अंदर जो हमारे पास मेजर टॉपिक्स हैं या डिस्कशन का एरिया हमारे पास है, उसमें हम मॉडलिंग टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले जो अब तक हमने बात की है वो ये बात की है कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पहुंचती किस तरीके से, वो कहाँ कहाँ से निकाली जाती हैं
और रिक्वायरमेंट्स इन एक्चुअल क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनते हैं, ट्रैकिंग एंड ट्रेसेबिलिटी किस तरह से मैनेज की जाती है। अगली जो चीज हमारे पास आती है कि जी अब आपने ये बैकग्राउंड सेट कर लिया, अब आप अगली चीज जो कर रहे हैं दैट इज मॉडलिंग। हम कैसे कर रहे हैं, किसी भी रिक्वायरमेंट की मॉडल कैसे बनाया जाए जो कि क्लाइंट को और टेक्निकल टीम के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसके मल्टीपल तरीकेकार है। एक आती है एंटरप्राइज मॉडलिंग। Enterprise modeling is the abstract representation and description and definition of the structure, process, information, resources of an identifiable business, government body, or large organization. It deals with the process of understanding enterprise and then improving the performance through creation of enterprise model. This includes the modeling of relevant business domains, usually relatively stable. Business processes are more volatile and information technology. अच्छा, इसके अंदर जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि जहां पर आपका ये सॉफ्टवेयर चलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस टीम के अंदर स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जो स्ट्रक्चर के अंदर फॉल करते हैं, इनके बारे में जॉट डाउन करना जरूरी इसलिए होता है बिकॉज यहाँ से आपको उन रिक्वायरमेंट्स की रेलेवेंसी और पता चलती है कि यार आपकी जो रिक्वायरमेंट आप गैदर कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो उस ओवरऑल प्रोसेस में किस जगह जाके फिट हो रही है। होता क्या है कि अमूमन जब हम किसी भी जगह को या किसी डिपार्टमेंट को या किसी फंक्शन को हम ऑटोमेट करते हैं, उस टाइम के ऊपर आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के अंदर जाके वो सॉफ्टवेयर ऐड हो जाता है और पूरा सॉफ्टवेयर उस प्रोसेस के किसी ना किसी छोटे बड़े हिस्से को अफेक्ट कर रहा होता है, इसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। अगर हम वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं और हम उस एनवायरनमेंट का जिक्र नहीं कर रहे जहाँ पे सॉफ्टवेयर में चल रहा है, तो देयर आर लाइकली चांसेस कि किसी ना किसी लेवल की कोई ना कोई कंफ्यूजन भी रहेगी। ये चीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो होती है, जो टेक्निकल टीम होती है, उसके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी उस क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज क्लाइंट ने उसके ऊपर साइन ऑफ देना होता है। आप ये थोड़ा सा देर के लिए अज्यूम करें कि आप अभी एक सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं और आपने क्लाइंट से इस वक्त साइन ऑफ लेना है जिस वक्त सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सो उस पर्सपेक्टिव से आपने क्लाइंट को ये बहुत क्लियरली दिखाना होता है कि जी ये जो सॉफ्टवेयर आएगा, ये सॉफ्टवेयर आपके ओवरऑल प्रोसेस में किस तरह से फिट हो रहा होगा, कौन सी चीजें हैं जो आसान हो रही होंगी, कौन सी चीजें जो चेंज हो रही होंगी। So keeping that in mind, enterprise modeling के अंदर आप बेसिकली उस environment को मॉडल कर रहे होते हैं कि ओवरऑल उस सॉफ्टवेयर ने आके किस जगह पे जाके रन होना है। अगली चीज आपके पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। ये थोड़ा सा और ऊपर का एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आप ये डिस्कस करते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मॉडल बन रहा था। फॉर एग्जांपल पिछले वाले के अंदर जो एंटरप्राइज की यहाँ तक बात आ रही है, आपने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन और सब चीजों की बात तो कर ली। यहाँ पर आके आप ये बात करते हैं कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ पे फिट हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाई डू दे एग्जिस्ट, वहां पे रोल्स कौन से हैं, इंटरफेसेस क्या हैं, वहां के ऑर्ग चार्ट्स क्या। ये इसलिए कि आपको इसलिए डिफाइन कर रहे होते हैं बिकॉज आप उसी एनवायरनमेंट को फर्दर इलेबोरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उस एनवायरनमेंट में जाके रन हो रहा है। सो एंटरप्राइज मॉडलिंग और ऑर्गेनाइजेशन मॉडलिंग जो है एक लेवल ऊपर आ जाता है और सब उसके ऊपर बात हो रही होती है कि जी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस एनवायरनमेंट में चलेगा। इसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अंदर सबसे पहली चीज हमने देखी थी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड स्ट्रक्चर की जहां बात आती है, इसमें फंक्शनली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप together staff based on shared skills or area of expertise. They are generally adopted in order to encourage the standardization of work or process within the organization. Functional organization facilitates cost management and reduce duplication of work. But
are prone to develop communication and cross-function coordination problems known as या informally known as silos develop हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि पहले तो हमने ये बात की कि आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट उस सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट और एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो होती है उसमें उसके माइंडसेट का एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जो बिजनेस एनालिस्ट है वो उस सॉफ्टवेयर को, उस एनवायरनमेंट को एज अ बिजनेस भी देख रहा होता है कि आया ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, किस तरह के लोग हैं, हायरार्की क्या है यहाँ पे, और किस तरह का विजन लेके ये मार्केट में एग्जिस्ट करता है। इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक आम लोगों में या एक वो लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, वहां पे जो फर्क होता है वो फर्क ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के थ्रू काम कर रहे होते हैं, यानी वहां पे किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई फॉर्मेट चल रहा होगा, कोई प्रोसेस होगा जो कि रन हो रहा होगा। उस पर्सपेक्टिव से हम इस तरीके से चीजों को डेवलप कर रहे हो। जबकि एक नॉर्मल लोग अगर जब कोई काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे किसी किस्म का कोई प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जी आप अपना घर बना रहे हैं और अपना घर बनाने के लिए आपने ठेकेदार को एंगेज किया और काम करना शुरू कर दिया। उसके अंदर आप जिस तरह की कॉस्ट सबसे चीज इनकर कर रहे होंगे, इमेजिन अ कंपनी जो जिसका काम ही कंस्ट्रक्शन का है और वो एक वक्त में एक से ज्यादा घर, एक से ज्यादा टीम्स के साथ काम कर रहे हैं। उनके लिए उस जगह पे काम करना ज्यादा फ्रूटफुल होगा बिकॉज उनको एडिशनली कोई चीज परचेज नहीं करनी, वो सब सारी चीजें उनके सिस्टम का पार्ट है। अगर एक जगह किसी घर की, किसी बिल्डिंग की छत पड़ रही है तो उस दिन दूसरी जगह छत नहीं पड़ रही होगी, तो वहां का स्टाफ, वहां का जो मशीनरी और सारे मामला हैं वो एक जगह कंसंट्रेट हो सकते हैं। किसी जगह पे लोड ज्यादा आ जाए तो वहां पे आप लोग ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जहाँ लोड कम हो वहां लोड कम कर सकते हैं। इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है वो कॉस्ट सेविंग एंड प्रोसेस मैक्सिमाइजेशन होता है। सो इस पर्सपेक्टिव से आप इस ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि यार आया इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है और वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है जो कि अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलप हो जाती है, जहां सॉफ्टवेयर हो या ना हो। वैसे सॉफ्टवेयर्स के होने की वजह से जिस काम में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो बेनिफिशियल ये भी होता है कि आपका ओवरऑल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब चीज ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन अननेसेसरीली हाइड नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग किसी जगह किसी प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है तो देयर आर लाइकली चांसेस कि वहां पे साइलोस क्रिएट हो जाए। कुछ लोग, अपनी पसंद के लोग एक जगह मिल के कोई एक काम करने को तरजीह दे रहे हो। ऐसी सूरत में होता यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज जो चीज साइलो के अंदर है वो उसी साइलो के अंदर ही इस्तेमाल हो रही होती है, वहीं पे यूज हो रही होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपके पास ओवरऑल प्लान एक जगह का रखा हुआ है और वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उस प्लान को इंश्योर कर रहे हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां भी वो इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे उसके रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड होने चाहिए। सो ऐसी सूरत की में और एक ऐसी सूरत में जहाँ पे लोग स्कैटर्ड तरीके से काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। सो सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो साइलोज बने हुए होते हैं, मेरी मर्जी का काम आएगा तो मैं करूंगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो चीजें कम हो जाती हैं। ओके, अगली चीज हमारे पास आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स किस तरह के। मार्केट जो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या होते हैं, मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स enables the organization to be a better oriented with the needs of the customer, but are prone to develop inconsistencies in how work is performed and to duplicate the work in multiple divisions. A market oriented organization may be an organized
around customer groups, geological areas and projects and processes. इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि जैसे आपके पास टेलर्स या दर्जी जो होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भले से कितनी ही ऑर्गेनाइज क्यों ना हो, कि जी एक साहब मास्टर जी हैं जो कि नाप ले रहे हैं कपड़ों का, और एक और साहब हैं जो कटिंग एरिया पे काम करते हैं, प्लस कुछ लोग हैं जो कि स्टिचिंग में हैं, क्वालिटी में देखते हैं वगैरह वगैरह, वो भले से कितने ही ऑर्गेनाइज क्यों ना हो, उनका सारा का सारा फोकस मार्केट में बदलते हुए ट्रेंड्स को ही होता है. So, उस पर्सपेक्टिव से जब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो टेलरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा मार्केट ओरिएंटेड ही रहेगी. मार्केट में जिस तरह के डिजाइन, जिस तरह के फैब्रिक्स चल रहे हैं, ये उन्हीं फैब्रिक्स को, उन्हीं डिजाइन्स को इंकरेज करेगी. सो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन से होती हैं, वो होती हैं जहां पर कस्टमर की डिमांड, कस्टमर के से के हिसाब से चीजें चल रही होती. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो ऑर्गेनाइजेशन जो के मार्केट के अलावा दूसरे चीजों पे ही फोकस करके चल रहे होते हैं, किसी और विजन के साथ चल रहे होते हैं, तो देयर आर चांसेस कि उनका फोकस जो है ना वो डिफरेंट. सिमिलरली कुछ ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स होती हैं जिनको मैट्रिक्स कहा जाता है. In this model, there are separate managers for each function areas, and for each product or service or customer group, staff reports into a line manager who is responsible for the performance of a type of work and for identifying opportunities for efficiency in the work. And a market, या product हो गई, service, project, etc. Manager who is responsible for managing the product, service, ये across multiple functional domains से हम काम कर रहे होते हैं. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे सिलसिला जो होता है वो ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट है जो एग्जिस्ट करता है, क्वालिटी एश्योरेंस और ये सारे मामला, एचआर, ये सारे लोग होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्क है वो फर्क ये है कि जब आपका कोई एक प्रोजेक्ट आता है तो इन फंक्शंस में से कुछ लोग पिक कर लिए जाते हैं, कहीं एक से ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी नीड क्या है, और उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ काम में लगा दिया जाता है, कामों में एंगेज कर दिया जाता है. सो ऐसी सूरत में जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हैं, फॉर एग्जांपल एक आईटी का प्रोजेक्ट है जिसमें किसी फाइनेंस के बंदे की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ कि जी वो बिजनेस को सपोर्ट कर सके, कि ये जो साइंटिफिक मॉडल है बिजनेस का वो हम सॉफ्टवेयर में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी प्रोजेक्ट पर अगर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कुछ लोग मार्केटिंग से हो, कुछ लोग सेल्स से हो, कुछ लोग टेक्निकल लोगों में से हो, कोई क्यूए में से हो, वगैरह वगैरह. ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इकोनॉमिकल और सस्ता पड़ता है. उसका रीजन ये होता है कि अमूमन वो काम जो कि जिनके रिजल्ट्स जल्दी एक्सपेक्टेड होते हैं उनको हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मूव कर देते हैं, और उसकी वजह से वहां पे जितने लोग होते हैं वो किसी एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ही लाइन मैन कह रहा हूँ, लाइन मैनेजर के तौर पर कंसिडर करते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में अगली चीज जो आपके पास आती है वो आते हैं इनके रोल्स, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के रोल्स एग्जिस्ट करते हैं. बिजनेस रोल्स हैं तो कितने एग्जिस्ट करते हैं, आम यूजर है तो किस किस तरह के यूजर्स हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में से हैं, किस किस तरीके से. अमूमन जब आप बात करते हैं गोल्स की, या आप बात करते हैं कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर रोल किस तरीके का है, तो आपको एक बड़ा स्टैंडर्ड सा एक जवाब मिल रहा होता है कि जी आप जो है ओवरऑल इसको इस तरीके से लेके चले जाओ, इस तरह से आगे बढ़ जाए आप. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप उन रोल्स को मद्देनजर रखते हुए उसी इन्वायरमेंट को, जब थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उस एनवायरनमेंट को हम एक लेवल आगे लेके चले जाते हैं. इंटरफेसेस,
Each organization unit will have interfaces with other organizational units. In interfaces may be in the form of work packages that the organization unit receives or delivers to to other units, communication with people in other roles, and so forth. इंटरफेसेस जहाँ पर बात आ जाती है तो इंटरफेसेस का जिक्र ये आ जाता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम के साथ एंगेज हुए हैं और लोगों को उससे रिलेटेड काम रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रेड लेके जानी थी अपने घर पे और आपके पास रास्ते में से कॉल आती है कि जी आपने एक ब्रेड और लेकर आनी है। तो अब आप दुकान पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको दो ब्रेड आपने लिए, दो ब्रेड लेके आप ऊपर आ गए। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि आपने उनके जो इटसेल्फ पैकेजेस सारे मामलात हैं उनको भी अकाउंट फॉर कर लिया, ना सिर्फ उनकी नीड पूरी कर दी, बाकी बाकी जो चीजें हैं उनको भी देख लिया। साइमल्टेनियसली इंटरफेसेस का जब भी जिक्र आता है तो इंटरफेसेस से मुराद होती है कि वो सॉफ्टवेयर या वो जो टीम है या वो जो लोग हैं वो दूसरे टीम मेंबर्स के साथ या बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ किस तरह से एंगेज हो रहे हैं। सो दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह के इंटरफेस एग्जिस्ट करते हैं और उनको किस तरह से कैपिटलाइज किया जा सकता है अपनी यूज के लिए। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है ये आप लोगों ने कई दफा देखा होगा, कई दफा बनाया भी होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज अ स्ट्रक्चर, ग्राफिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये बताया जा रहा होता है कि हम लोग किस किस तरीके का काम करते हैं। What should one be expecting कि यार कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए अच्छे तरीके से and so on. So उस सारी चीजों को देखें तो आप एक स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, एक्टिव जो है उस पार्ट फंक्शन का उसका नाम आ गया। एग्जीक्यूटिव को मैनेजमेंट फंक्शन या जो लोग हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर ये डिफाइन कर दिया कि कौन लोग किस जगह पर है और उनका रीजन क्या है। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। फंक्शनल मॉडलिंग क्या होती है? फंक्शनल मॉडलिंग to a functional model or functional model in system engineering and software engineering is a structure representation of the functions, yeah, activities, goals, processes, operations with the most deleted soft system or subject area is functional model is similar to the activity model and the purpose model in a graphical representation of the enterprise functions. Within a defined scope, the purpose of the function models are to describe the functions and processes, assist with the discovery of information, needs help with the opportunities, establish a basis for determining the product and its services. That was functional model। फंक्शनल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम जो है डिटेल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और दूसरा जो हमारी सिस्टम मॉडलिंग होती है इसके अंदर हम बहुत सारे इनफॉर्मल तरीके भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एक डेकोरम और सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ रही होती है। System modeling is a field of study systems modeling has emerged
with the development system theory and system scientists. As a type of as a type of modeling, system modeling is based on the user thinking of the program and misappropriated ओके आप लोग को आवाज आ रही है जी सर आ रही है जी आवाज। सर आ रही है। ठीक है इससे पहले हमने बात की है कि सिस्टम मॉडलिंग हमारे पास किस तरीके से हो रही होती है आई थिंक लास्ट में आप लोगों की आवाज जो है ना वो मुझे आ नहीं रही थी मैं सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन रिपीट कर देता हूँ जब आईटी सिस्टम की मॉडलिंग होती है तो कंट्रास्ट टू जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं उसके अंदर एक डेटा मॉडलिंग आ जाती है और मैथमेटिकल मॉडलिंग आ जाती है डेटा मॉडलिंग के जब जिक्र आता है तो डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिग डेटा मॉडल बाय अप्लाइंग formal data modeling descriptions using the data modeling techniques data modeling sometimes called database modeling because a data model is eventually implemented in a database so overall definition जिसकी हो सकती है वो यही वाली आ सकती है जिस चाय को आप बहुत गौर से देख रहे हैं उन चीजों के अंदर भी ये सब चीजें उस हिसाब से आ रही होती है अच्छा द फिगर जो अभी यहाँ पे बनी हुई है उसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर लेते हैं द वे डेटा मॉडल्स आर डेवलप्ड एंड यूज्ड टुडे a conceptual data model is developed based on the data requirements for the application that is being developed perhaps in the context of an activity model the data model will normally constrain of entity types, attributes, relationships, integrity, issue, rules, and definition of those objects. This is then used as start point for interface database designs. इसके अंदर अगर आप देखें तो हो क्या रहा है इसमें हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके कुछ यूज केसेस भी हैं इसके अंदर बने हुए कि जी आपने एक्टिविटी मॉडल और डिटेल डेटा रिक्वायरमेंट्स से आप जिस चीज को आपने डेवलप किया वो ये था कि आपने उसमें लॉजिकल डेटा की जो थी उसकी मॉडलिंग करी उससे आपने कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल के अंदर जिसके अंदर एंटिटीज सब टाइप्स एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप इंटेग्रिटी रूल्स इन सब चीजों को इंप्रूव किया साइमल्टेनियसली इन पैरेलल आपकी टेक्निकल एनवायरनमेंट था परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स थे आपने उसको भी बेसलाइन बनाया सेम ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी आपने उसी के ऊपर बेसलाइन बनाते हुए आगे बढ़े तो आपने बेसिकली जो फिजिकल टेबल की मॉडलिंग थी यानी टेबल्स कॉलम्स कीज इंडाइसेस टाइगर ये सारे मामला जो है आपने अपडेट कर लिए इसके अंदर फर्दर आपके बिजनेस डाटा भी आ रहा होता है तो बिजनेस डाटा के अंदर आप जो चीजों को लेके चल रहे होते हैं एक तो वो आपके ऊपर से आ रही है और दूसरा आपके पास ये होता है कि आपका जो रिजल्टेंट होता है उसमें वो डेटा जो है वो निकल के आपके पास गिर जाता है यहाँ तक मुझे बताइए कंफ्यूजिंग है नहीं है कुछ बैक दे मुझे इसके बारे में हमने देखा है क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये बताइए आप लोगों को कितना क्लियर हो रहा है समझ में कितना आ रहा है आप लोगों को आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल सर आवाज आ रही है। अच्छा सर हम जो डेटा मॉडलिंग करते हैं वो रिक्वायरमेंट फेज के किस स्टेज पे जो है हम इसे मैनेज कर रहे होते हैं और एसआरएस को डॉक्यूमेंट करते वक्त या किसी दूसरी स्टेज पे? देखिए एसआरएस है ना वो रिक्वायरमेंट फेज का लास्ट स्टेप होता है जिसके ऊपर आप बेसलाइन को रिकॉर्ड करवाते हैं क्लाइंट से गो अहेड लेते हैं ठीक है ये सारी एक्टिविटीज जिसका जिक्र हो रहा है ये एसआरएस के कंप्लीट होने से पहले की एक्टिविटीज और इसके अंदर जो है जो डेटाबेस मॉडलिंग है वो हम उसको बेसलाइन बनाते हैं उसको बेसलाइन बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं so, इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो आप
आपके पास डेटा मॉडलिंग जो है ना वो डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर बेस करती है, और वो ही आपको एक वर्कफ्लो डिफाइन करके देती है कि जी आपका जो डेटा है वो किस तरीके से मॉडिफाई होगा या इम्प्रूव हो रहा होगा। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग जो होती है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर हो ही रहा होता है कि बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नॉट टू बी कंफ्यूज विद द वाइडर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, आपका ओवरऑल पर्पस जो है वो उस सर्टेन एरिया में, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ जिसके लिए आप जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसकी प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो है इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रखें कि आप बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर उस सर्टेन एरिया के ऊपर, उस सर्टेन फंक्शन के ऊपर ही बात कर रहे हो, वहीं तक महदूद रहेंगे। वरना अमूमन ये डिस्कशंस बहुत ज्यादा आगे चली जाती हैं कि जी ये सॉफ्टवेयर या ये जो बिजनेस है इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वगैरह वगैरह वगैरह। आपका काम ये नहीं है, आपका काम सिंपली ये है कि आपने अपने आप को विद इन जो रिक्वायर्ड पेरेंथेसिस है, ये जो एरियाज आपको डिफाइन किए गए थे उसके अंदर रहते हुए अपने काम को परफॉर्म करना। सही है, so, ये एक छोटा सा आइडिया उसके ऊपर जरूर होना चाहिए कि हम लोग बीपीएम नहीं कर रहे हैं। Business process modeling is typically performed by the business analyst and managers who are seeking to improve the process efficiency are to qualify. The process improvements identified by the business process modeling may or may not require information technology involvement. यहाँ पे आके जो फर्क आ जाता है, फर्क ये आ जाता है कि जब आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बातें करना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर आपका काम जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही रिजॉल्व, इसलिए भी वो चीज हेल्प करती है जिसके बेसिस के ऊपर आप जो है ओवरऑल अपना लेके चल रहे होते हैं। तो उसके बाद सर जो हमने लास्ट स्लाइड में आपने बताया था डेटाबेस डिजाइन के हवाले से, वो सर प्रोसेस मॉडलिंग के बाद नहीं होगा डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट? क्योंकि मैं प्रोसेस समझूंगा तो उसके बाद मैं डेटा मॉडलिंग कर पाऊंगा अपनी, कि बिजनेस प्रोसेस जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से क्या इनपुट्स होने चाहिए, उन इनपुट्स पे क्या रिपोर्ट्स या क्या आउटपुट्स होने चाहिए, या वो डेटा किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, यही कि नहीं तो मिस्टेक पहले है जो यही मिस्टेक है जो हम लोग अमूमन करते हैं। ठीक है, यही मिस्टेक है जो हम लोग अमूमन करते हैं। हम पहले प्रोसेस को जो है ना वो मैप करने की कोशिश करने शुरू हो जाते हैं। सही है ना। अच्छा, इसमें एक चैलेंज यहाँ पे आता है। इसमें चैलेंज ये आता है कि जब आप प्रोसेस को मॉडल करने होते हैं तो फिर प्रोसेस के अंदर दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक वो प्रोसेस होता है जो कि किसी भी जगह इन एक्चुअल चल रहा होता है, और दूसरी जगह ये होती है कि आपके पास वो प्रोसेस लिखा हुआ किस तरीके से। जब आप प्रोसेस को मॉडल करने की कोशिश करते हैं तो आप अमूमन उस तरफ चले जाते हैं कि वहां पर वो प्रोसेस एक्चुअली लिखा हुआ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी लेने का तरीकेकार ये है कि लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वो फॉर्म अपने रिसेप्शन के ऊपर देंगे, रिसेप्शन से एक एचआर का पर्सन उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद रिस्पेक्टिव लाइन मैनेजर के पास वो फॉर्म जाएगा जिसको वो अप्रूव करेगा या डिक्लाइन करेगा या रीजन मांगेगा वगैरह वगैरह। और उसके बाद एचआर वाला जो है वो वापस वो फॉर्म रिसेप्शन पे पहुंचाएगा, और पहुंचाने के बाद एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अपना फॉर्म आके कलेक्ट कर ले, जिसके ऊपर या तो ये लिखा होगा हाँ जी ठीक है आपकी छुट्टी अप्रूव कर दी गई है, या आपकी छुट्टी जो है उसको डिक्लाइन कर दिया गया या कोई रीजन आपसे मांग लिया गया। थोड़ी देर अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोसेस है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। अगर आप लिखे हुए प्रोसेस की बात करेंगे तो हो सकता है लिखे हुए प्रोसेस के अंदर ये होगा जी आप फॉर्म वहां से लेंगे, फॉर्म लेने के बाद जो है आप उसको फिल करेंगे, स्कैन करेंगे और अपने लाइन मैनेजर को आप खुद ही भेज देंगे। लाइन मैनेजर अप्रूव करके उस एचआर वाले को वापस करेगा जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि छुट्टी अप्रूव हो गई या चीज निकल गई। अब आप देखें, एक ही चीज है, एक ही काम है, लेकिन दो मुख्तलिफ चीजें। एक है वो प्रोसेस जो वहां पर राइज है यानी कि चल रहा है, और दूसरा वो प्रोसेस है जो कि वहां पर उसकी बुक्स में एसओपी की मद में लिखा हुआ है।
ठीक है, जब हम प्रोसेस बनाने की जिक्र करते हैं या अपने सॉफ्टवेयर को वहां पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कोशिश जो होती है वो ये होती है कि जो लिखी हुई चीज है, जो बेसलाइन चीज है, हम उसको बनाना शुरू कर दें। दैट्स द मिस्टेक। इसी की वजह से अमूमन जगह पे जब आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा चेंज मैनेजमेंट का सामना करना पड़ता है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, डिक्लाइन कर देते हैं नए सॉफ्टवेयर को। उसका रीजन ये है कि हमें अगर ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये काम कर रहे हो कि हम डेटा को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, हम अगर डेटा को ट्रैक कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल एक डेटा है जिसपे लिखा हुआ है कि जी किसी शख्स की छुट्टी जो है वो अप्रूव हुई थी। अच्छा भाई, कौन है जो अप्रूव करेगा? अच्छा जी, लाइन मैनेजर अप्रूव करेगा। अच्छा जी, एचआर ने क्या देखना है? एचआर ने ये देखना है कि जी आया उसके अलाउड विद इन लीव्स था कि नहीं था, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उसकी फाइलिंग प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। अगर आप डेटा को ट्रैक करना शुरू करेंगे तो आप एक्चुअल जो राइज प्रोसेस है उसके साथ साथ दूसरे प्रोसेस को भी देख लेंगे। सब बेस्ट अप्रोच जो कही जाती है वो यही कही जाती है कि आप पहले डेटा को ट्रैक करें और डेटा को ट्रैक करने के बाद अपने बिजनेस की मॉडलिंग की तरफ आप जाए। इसका रीजन जो होता है वो ये होता है कि अगर आप डेटा को पहले ट्रैक कर लेंगे तो आप उस प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट पे भी काम कर सकते हैं, जो कि आइडियल लाइफ का काम नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट एरिया जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि उस कंपनी की या क्लाइंट की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आया उस चेंज को लाना भी है कि नहीं लाना। सो दैट इज समथिंग जो कि बात होती है। अब अगला जिस पे जिक्र आ रहा है वो जिक्र यही आ रहा है कि आप उस एक्टिविटी को एज इज बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। जब भी आप किसी प्रोसेस की मॉडलिंग करते हैं तो आप उसको एज इज बेसिस पे आप प्लान रिकॉर्ड करते हैं कि जी आज की डेट में ये प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है। जब आपका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो जाएगा